नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसी में हम लोग दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या जो सीसेट का है, यानी पहला सीसेट संख्या पहला आज हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके मैसेजेस से बार बार ये आग्रह आ रहा था कि सीसेट के पेपर भी सॉल्व कराइए। तो आज हम लोग सीसेट का पहला पेपर सॉल्व करते हैं और इसके साथ ही शीघ्र ही आज और कल में बाकी के सीसेट के पेपर भी सॉल्व करके हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। और इसके साथ ही आप लोग हमारे जितने भी पेपर हम लोगों ने अपलोड किए हैं आप उसे बराबर देखते रहिए। और इसके साथ जो आपका टॉपिक्स वाइज जो एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए जो एक तरह से आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रिलिमिनरी में जितने भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं विभिन्न सब्जेक्टों के, तो उसके लिए भी हम लोग एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने साथियों अपने मित्रों को भी उसमें जोड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और अपने कमेंट्स ज़रूर भी कमेंट बॉक्स में भेजिए। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं सीसेट का मॉडल टेस्ट संख्या पहला। क्या है? चिन्हों और संख्याओं में कौन सा अदला बदली दिए गए समीकरण को सही बनाएगी। यानी आप ये देखिए कि इसमें ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको प्लस से करना है और 2 को 4 से चेंज करना है और 6, यानी आंसर आपका कुल मिला के कितना आ जाए 16। और ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनके हिसाब से। तो ज़रा करके देखते हैं, क्योंकि हमारे जैसा कि आप लोग जानते हैं सीसेट में हमारे पास 80 क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी टाइम होता है। तो हम लोग आगे चलेंगे और जल्दी जल्दी अपना काम करेंगे। ठीक है सर। तो देखते हैं पहला, जैसे प्लस को मल्टीप्लाई से किया, ओके, 2 की जगह 2 और 4, 3 और 6, यानी इसकी जगह हमने 4 लिखा, 2 और 4, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ प्लस हो गया, यानी 3 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 और माइनस एज इट और 6, 5 चौको 20 और माइनस 16 यानी 14 आया, यानी ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या हुआ, यहाँ क्या आया, 2 की जगह 6 और ये और माइनस इज इक्वल टू इक्वल आ गया। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो यानी 6 प्लस 2, 2 प्लस 4 एज इट और प्लस की जगह मल्टीप्लाई और 2 की जगह तो 6 हो ही गया और इक्वल टू 3। तो 4 16 24 प्लस 3 और 27 इंटू 3, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सी, प्लस इक्वल टू इक्वल, यहाँ पे इक्वल आ गया। ओके, 4 की जगह 6, यानी यहाँ 6 और यहाँ 4, यानी 4 इंटू 6, ठीक है, इक्वल टू 2 और क्रॉस की जगह माइनस। अच्छा, यहाँ माइनस है और यहाँ क्रॉस है। ठीक है, तो हम लोग इस पे थे सी वाले पर। तो प्लस इज इक्वल टू ये 4 यानी 6 और 4, ओके, ये माइनस और ये मल्टीप्लाई, यानी 3 2 ज़ा 6 हुआ इधर
और 4 माइनस 2 यानी ये भी नहीं हुआ। डी देखते हैं, प्लस की जगह मल्टीप्लाई यानी और 2, ठीक है, और प्लस 3, ओके, क्रॉस 6 माइनस एज इट 4, 18 प्लस 3 माइनस 4, 21, ठीक है, ये 2 है। 18 और 2 20 माइनस 4 इक्वल टू 16, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है, सी का अर्थ है जोड़ना, डी का अर्थ है गुणा, टी का अर्थ है घटाना और एक्स का अर्थ है भाग देना। ठीक है, तो इसका अर्थ बताइए, यानी इसका अर्थ क्या कह रहे हैं, ये है आपका डिवाइड, सी का अर्थ है जोड़ना, ओके, डी का अर्थ है मल्टीप्लाई, ओके, और टी का अर्थ है घटाना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और ये गया 13 प्लस 3 और 6 18 माइनस 4। अब 18 और 13 31 माइनस 4, यानी क्या आया, डी ऑप्शन। क्या आया मित्रों, इसका भी आंसर क्या है, डी ऑप्शन है। समझे, यानी जैसा जैसा इसने बोला वैसा वैसा हमने किया और सीधा उसके नीचे ही रख के हमने इसको सॉल्व कर लिया और जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ भाग, ओके, माइनस, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, कोई बात नहीं। माइनस का अर्थ भाग, माइनस यानी यहाँ डिवाइड, ओके, गुणा का अर्थ भाग, गुणा, तो माइनस का अर्थ भाग हो गया, प्लस का अर्थ गुणा, प्लस मल्टीप्लाई, ओके, भाग का अर्थ घटाना, ओके, और मल्टीप्लाई का अर्थ जोड़, जो कि है नहीं, और यहाँ भी डिवाइड ही है, माइनस का अर्थ डिवाइड बोला इन्होंने। तो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, कुछ रिलेशन हो रहा है। ये देखिए, ये कटा तो ये 6 टाइम, ये 10 टाइम्स, ठीक है, इसे फिर काट दो 3 और 5 टाइम्स, ठीक है। कितने बार कटा, ठीक, ये आया तो 7, यहाँ अकेला 7 बचा, यानी हमारे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 माइनस 7, इतना। तो ये फिर काट दिया, 2 5 2 ज़ा 10 माइनस 7, यानी कितना बचा, ये बहरहाल सही नहीं है। इसमें आ जाओ, माइनस का अर्थ क्या बताया था, डिवाइड का अर्थ क्या बताया था, माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बताया था, जोड़, ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या बताया था, गुणा, प्लस का अर्थ क्या बताया था, गुणा। तो इसमें देखें ज़रा, 6/20, ये काटा 3 और 10, यानी 3/10, ये माइनस हुआ 12, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 12 प्लस 7, ओके, ठीक है, 12 प्लस 7, तो ये मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ हम देख रहे थे, तो यहाँ पर थे, अब हम 6 पर, ठीक है। इसमें ज़रा देखें क्या कह रहा है, 6 डिवाइड जो हुआ है, डिवाइड का अर्थ है घटाना, ये हो गया घटाने का अर्थ, ठीक है, और आपका मल्टीप्लाई का अर्थ है जोड़, ये हो गया जोड़ का अर्थ,
और आपका ऐड का अर्थ है गुणा, ये हो गया ऐड और ये हो गया डिवाइड। ओके ठीक है, तो ज़रा देखते हैं, ये हुआ इसका क्या हुआ 7 और ये इसका मल्टीप्लाई 84 यानी 6 माइनस 20 प्लस 84। ठीक है, अब इसमें ये हमने ऐड किया तो 6 माइनस 20 क्या हुआ 84, ये और ये कर दिया तो 90 और 90 माइनस 20 क्या हुआ 70, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, सही हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार का कोई स्टेटमेंट अगर दिया जाए तो वो कैसे सोल्व होगा। ठीक है, तो समझे होंगे आप लोग क्वेश्चन इसको। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न चिन्हों को इस प्रकार बदला बदली करिए, कौन सा एक दिए गए समीकरण को सही बनाएगा। यानी ये समीकरण 4 के बराबर आना है। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस को माइनस कर दिया, कर दो, ठीक है, और 2 को 3 कर दो, यानी ये 3 कर दो और ये 2 कर दो और ये 5 एज एट, यानी ये माइनस प्लस कर दो, यानी 5 और 3 5 यानी 0, ये नहीं बनेगा, इसमें आ जाओ। प्लस को माइनस यानी और 2 और 5 यानी 3 माइनस 5 प्लस 2 और 5 ये हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 और 3 कितना हुआ 8 में 2 गया 6, यानी ये भी नहीं हुआ, बी भी नहीं। फिर आ जाओ इसमें 3 को 5 में किया 3, प्लस को किया माइनस और 5 क्या किया 3 से 5 माइनस 3 और माइनस प्लस 2। तो आप यहाँ पे देखिए 5 और 2 7 और 7 माइनस 3 4, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी इसका क्या आंसर होगा मित्रों, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या कह रहा है। इस प्रश्न में त्रिभुज का अर्थ से बड़ा है, परसेंटेज का अर्थ से कम है, इक्वल का अर्थ बराबर नहीं है और प्लस का अर्थ है थोड़ा अधिक। प्लस का अर्थ थोड़ा और क्रॉस का अर्थ थोड़े से कम यदि ए ट्रायंगल डेल्टा बी, ठीक है, और बी प्लस सी हो। ठीक है, तो बताना है ए क्या होगा, यानी ए डेल्टा बी लिखा हुआ है तो इस प्रश्न का अर्थ क्या हुआ से बड़ा, यानी ए से बी क्या है ए डेल्टा बी। इस प्रश्न में डेल्टा का अर्थ है से बड़ा, यानी ए से बी बड़ा, ए इज लेस देन बी। ओके, और प्लस का अर्थ है थोड़ा सा अधिक, प्लस का अर्थ है से थोड़ा अधिक, बी प्लस सी, बी से थोड़ा अधिक, यानी यहाँ पे बी लेस देन सी। ठीक है, और क्रॉस तो है नहीं हमारे पास मल्टीप्लाई, तो क्या बताना है, तो बताना है ए परसेंटेज का अर्थ है ए सी से कम नहीं होगा, सी प्लस ए, यानी सी भी बड़ा है ए से, सी परसेंटेज ए परसेंटेज सी क्या है, परसेंटेज का अर्थ है से कम, ए सी से कम है, ये बात बिल्कुल सही है। ए क्या हो जाएगा सी से कम हो जाएगा। ठीक है, ए डेल्टा बी ये जो बना है ये इस प्रकार रिलेशन हुआ, ए डेल्टा बी का मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी प्लस सी का मतलब हुआ कि बी सी से थोड़ा अधिक है, बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो ए यहाँ पर इसका अर्थ हो रहा है ए इज़ लेस देन सी, यहाँ पर इसका अर्थ हो रहा है सी ग्रेटर देन ए, जबकि यहाँ पे जो इस संबंध में निकला है इसमें निकला है ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो यहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो संबंध बनेगा वो ये संबंध बनेगा, यानी सी इज़ परसेंटेज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ठीक है, क्या कह रहा है 6, निम्नलिखित प्रश्नों में अंकगणितीय संक्रियाओं के लिए ग्रीक अक्षर दिए गए हैं, वह संबंध ढूंढिए जो शीर्ष में दिए गए दो संबंधों से निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। संचालन अल्फा से बड़ा है, बीटा इससे कम है, गामा इससे बड़ा नहीं है और रो इससे कम नहीं है, थीटा बराबर है। तो यहाँ पर आपको संबंध बताना है
जैसे ये लिखा है तो इसका मतलब हुआ जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा a इज़ ग्रेटर देन 2c, ठीक है, और इसका अर्थ हुआ 2a इज इक्वल टू 3b, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसमें कौन सा संबंध सही है, c बीटा b, यानी अब हम इसमें संबंध निकालेंगे। इसमें अगर हम संबंध निकालेंगे तो मित्रों निकलेगा 2a इज़ ग्रेटर देन 4c, कितना 4c, और 2a इज़ इक्वल टू 3b, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देख लें क्या निकला है ऑप्शन, तो यहाँ पे c बीटा b सही होगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है 7, इसे ज़रा देखते हैं और समझते हैं। एक व्यापारी ने 10 लाख रुपए की राशि के लिए उत्पाद X बाई Z खरीदे। व्यापारी ने Z के लिए 4 लाख से अधिक भुगतान किया। तो बताओ भाई, X और Y के उत्पाद के लिए व्यापारी भुगतान की गई संयुक्त राशि X की भुगतान की गई राशि से 3 गुना थी। व्यापारी ने Z खरीदने के लिए Y खरीदने की तुलना में अधिक भुगतान किया। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर यदि आप देखें जो ये आंकड़े दिए गए हैं, मेरी समझ से ये आंकड़े क्या हैं, पूरे नहीं पढ़ रहे हैं। कैसे नहीं पढ़ रहे हैं ये जरा समझिए। क्या कह रहे हैं कि X उत्पाद, Y उत्पाद और Z उत्पाद खरीद रहा है और केवल राशि कितनी बता रही है, Z की राशि के लिए बता रहा है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे जो स्टेटमेंट दिया गया है, कथन X का उत्पाद Y के लिए व्यापारी की भुगतान की गई संयुक्त राशि X के लिए इसका कोई सरोकार नहीं है। व्यापारी ने Z खरीदने के लिए Y से अधिक, इसका भी कोई हमें डेटा उपलब्ध नहीं है। तो इसमें वो कुछ कथन हमें देखना है कि डेटा किस में पर्याप्त नहीं है। पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन कोई भी कथन अकेले पूछे गए प्रश्न के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, जरा देखते हैं। यदि L डिवाइड को दर्शाता है, M क्रॉस को दर्शाता है, P प्लस को दर्शाता है और Q माइनस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। यदि हम इसके सत्य कथन की तरफ जाएं तो हमें ये बताना है किसके बारे में कौन सा है। तो एज इट जो मैंने पहले किया था, आप सबकी वैल्यू सेम रखते जाइए। तो जब आप सबकी वैल्यू सेम रखते जाएंगे तो आपका देखते हैं जरा L डिवाइड को, तो L ये डिवाइड हो गया, ओके। M क्रॉस को, M है नहीं, छोड़ दो, क्रॉस को, P प्लस को, P प्लस हो गया, Q माइनस को, Q माइनस हो गया। अब निम्नलिखित में से देखो जरा, ये किया तो 8/2 आया, ठीक है, 1/2। अब इसके बाद 1/32 प्लस 1/2 माइनस 4, तो इससे ये आना मुश्किल है, यहीं छोड़ दो, इसमें आ जाओ। M क्रॉस को, Q किसको, माइनस को, L किसको, डिवाइड को, ठीक है, और P किसको है, और P आपका दर्शा रहा है प्लस को, तो इसे देखेंगे 2 आ जाएगा। अब आप ये देखिए 6 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 और प्लस 7, यहाँ पे 13 आ रहा है, तो ये भी आंसर कतई सही नहीं है। इस पे आ जाइए, M क्रॉस L डिवाइड, ठीक है, ये भी देखो 2 बार कट जाएगा और यहाँ बटे में 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। आ जाइए इस पर 9P, P किसका अर्थ है 9 प्लस P, 9 माइनस L का डिवाइड 9, Q क्या है, Q हमारा है प्लस को दर्शाता है और Q माइनस को, Q माइनस 9, और M किसको दर्शाता है, M मल्टीप्लाई को और 9, ठीक है। तो ये 9 से ये 9 कटा, ये 9 9 जा 81, यानी 9 प्लस 1 माइनस 81, ठीक है, और ये 10
और ये माइनस यानी -71, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आप समझे, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हर ऑप्शन में आप जाके उसमें वो रखिए और इतना पावर अपनी कैलकुलेशन की इतनी रखिए जल्दी कि आप उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व क्या कर पाएँ। ठीक है मित्रों, तो ये समझे आप। देखिए ट्रिक वाला अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम यहाँ पे कोई ट्रिक लगाएं तो मित्रों यहाँ पर ट्रिक के ऑप्शन आपको काम नहीं करेंगे, लेकिन आप ये बस यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बटे में 3 आ रहा है भाई, ये 13 आ रहा है और कई जगह आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ्रैक्शन नहीं बन रही है, सीधा सीधा कट जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका सीधा 2 आ गया था, यहाँ पे 2 आ गया था, यहाँ पे 1/2 आ गया और यहाँ 3 था, तो कोई आंसर मिलना ही नहीं है। यहाँ 13 सीधा सीधा कट गया था तो कोई आंसर मिलना ही नहीं है, यहाँ 3 आ ही नहीं रहा था, कोई आंसर मिलना ही नहीं है, यानी सीधा सिंपल आएगा या 71 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है, भारतीय मेट्रो शहरों में विवाहित जोड़ों के एक हालिया सर्वेक्षण में पता चला कि 10% जोड़ों के पास कोई बच्चा नहीं है और बाकी जोड़ों में से 20% जोड़ों के पास केवल एक बच्चा है। शेष जोड़ों में से लगभग 40% के 2 बच्चे हैं और बाकी जोड़ों के पास 3 या एक से अधिक बच्चे हैं, तो अधिक बच्चे वाले दंपतियों का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रिक्स वगैरह लगा सकते हैं। आप अपना ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। तो मित्रों यहाँ पर जब हम ये देखेंगे तो हम एक सीधी मान लेते हैं क्या कि जितने भी विवाहित जोड़े हैं उनकी संख्या कितनी मान लें हम, x, यानी कुछ भी परसेंटेज वाला जब सीधा क्वेश्चन हो तो आप बात याद रखना कि हम सीधा 100 से करते हैं, यानी कितने विवाहित जोड़े होंगे, 100 विवाहित जोड़े होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, 10 जोड़े ऐसे हैं जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, यानी 10 ऐसे जोड़े हुए जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, तो अब कितने बचे, 90 बचे हमारे पास। ठीक है, जिनके पास बच्चे हैं। 20% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास, क्या बोल रहा है, 20% ऐसे जोड़े हैं जिनके पास एक बच्चा है, तो 90 का हम जब 20 निकालेंगे मित्रों तो ये आएगा कितना, 18, यानी कितने जोड़े हुए। जब हमारा परसेंट, ये ध्यान रखना, ये परसेंटेज एजम्पशन का किया गया है, 100 लिया हमने। ठीक है, तो बच्चे हमारे कितने हुए, 20% के हिसाब से 18 हुए। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद ये कह रहा है, इसके बाद क्या है, अब ये देखिए, अब बचा कितना, 18, जब इससे घटाएंगे तो बचा हमारा 72। तो लगभग 40% ऐसे बच्चे हैं जिनके 2 बच्चे हैं, तो लो 40 भी हमने ले लिया। यहाँ पर क्या दिक्कत हुई हमें, 2 और 5, और इसके बाद जब कैलकुलेशन हमने की तो ये आया आपका 28.8, यानी लगभग हम इसे मान लेते हैं 29 जोड़े, 29 जोड़े। अब आप बताइए कि कितने परसेंटेज ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक बच्चे हैं। तो अब आप ये देखिए, 72 में से 29 घटाइए, 72 में से जब आप 29 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 43%, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो उनके बच्चे 3 से अधिक हैं, 43%। कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रिक की इसमें जरूरत नहीं है, आप सीधे अपने कॉमन सेंस, यानी अगर आप मैथ बैकग्राउंड के भी नहीं है तो भी आप इसे जैसा जैसा इसने कहा है वैसा वैसा कहते रहिए, करते रहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये कहा टोटल जोड़े 100 हो गए। जब टोटल 100 हुए तो फिर अगली क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट आया कि 10% जोड़ों के पास कोई बच्चा नहीं है, तो 10% जोड़े हटा दिए तो कितने बचे, 90। अब ये बोल रहे हैं कि 20% जोड़ों के पास केवल, और बाकी, यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये हमने 90 क्यों लिया, बाकी जोड़ों में से, यानी जो 90% है उसका 20%, हमारा जो 90 जोड़े थे उसका 20%, और फिर शेष जोड़े, इसलिए हमने 72 लिया। और फिर जिनके पास 3 से अधिक हैं तो 72 में से जब 29 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 43। तो क्वेश्चन में कतई घबराने की बात नहीं है, मैथ बैकग्राउंड के ना हो फिर भी आप इसे लगा सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, परसेंटेज वाले क्वेश्चनों में 100 मान के चलना है। ओके मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है उसे जरा समझते हैं। अब देखिए इसे, प्रतीकों को उस सेट में चयन कीजिए जिससे समीकरण हमारा क्या हो जाए, फिट हो जाए। यानी बात समझ रहे हैं आप। अब इसमें क्या है, ये जो सवाल है इसमें आप ये समझिए कि आपको ऐसे सेट करना है चीज़ें कि आपका आंसर सेम हो जाए। जैसे मान लो 5 में हमने क्रॉस कर दिया, इसमें क्रॉस कर दिया, 2 क्रॉस हो गए, 3 क्रॉस हो गए और ये बराबर हो गया। अब आपको इस तरह देखना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको ऐसा संबंध करके हमारा 20 आ रहा है,
जैसे पहले आपको दिया गया था वैसा ही ये है, कुछ इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सबका ये कर देंगे तो ये तो ऑप्शन होने के रहा, कतई नहीं होगा ये, इसमें तो आपसे कोई ज़्यादा दिमाग ही जो है आपके पास लगाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम 0 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये तो आप बेसिक चीज़ें हैं, आप जानते ही होंगे, तो ये तो इस पे तो दिमाग ही नहीं लगाना। आ जाइए बी ऑप्शन पर। बी में क्या बोल रहा है, 5 में किया -0 और 3 और 0 के साथ फिर प्लस कर दिया, प्लस के साथ 3 है और फिर उसके बाद 5 है, ठीक है। फिर इसके बाद 0 माइनस ले लिया, प्लस ले लिया, क्रॉस ले लिया और ये 20। अब इसे आप सॉल्व कर लें, अगर आपका आ जाता है तो ये वेल एंड गुड। अब ये देखिए आप 5 माइनस 0 हटाइए, सीधा प्लस करिए और इसमें मल्टीप्लाई किया 15 और 20, यानी सीधा सीधा सवाल है और आपने सीधा कर दिया। 2 सेकंड का सवाल आसानी से हो गया। बस ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात देनी पड़ेगी। अगर सब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0 है तो इसका आंसर तो 0 ही आना, इसका तो 0 ही आना, और यहाँ 20 दिखा रहा है, इसमें 20 आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ये आपका द्विघात समीकरण है जिसके ज्ञात कीजिए इनके जोड़ों की, इनके जड़ें, इनकी जेड़ें नहीं, इन्हें जिनकी जड़ें 12x², ये थोड़ा मिसप्रिंट है। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके जोड़े के व्युत्क्रम हों। द्विघात समीकरण में ये जोड़े दिए गए हैं दो, जिसे आप मूल के नाम से जानते हैं, तो उन जोड़ों का व्युत्क्रम क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है मित्रों। ज़रा देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम लोग। ये मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, ठीक है। ज़रा देखते हैं इसमें। ठीक है, तो मित्रों देखें हम लोग 12x² + 1 और 5x² + 31, ठीक है। तो इसे जरा, अच्छा ये पूरा भी नहीं लिखा है, ये 15x और +31 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा इस न्यूमेरिकल ये हुआ आपका समीकरण 12 15x और +31 = 0, ठीक है मित्रों। इसे जरा समझते हैं। अब ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल होते हैं एक अल्फा और एक बीटा। क्या होता है, एक अल्फा और एक, जिसे आप x की वैल्यू के तौर पे भी जान सकते हैं, यानी x की वैल्यू होती है ये। अब इसमें क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी मूलों का गुणनफल। तो मूलों का ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। तो मूलों का जो योग होता है मित्रों वो होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। और मूलों का मल्टीप्लाई अल्फा × बीटा होता है c/a, ठीक है। तो जब ये होता है तो इसके अनुसार जब हम समीकरण बनाते हैं मित्रों, क्या इसका जो समीकरण बनता है वो कैसा बनता है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे मित्रों तो ये आएगा 15/12 और ये आएगा 31/12, ठीक है। ये हो गया पूरा। अब इसका जब समीकरण बनता है मित्रों तो वो समीकरण बनता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा × बीटा, ये बनता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये इसका समीकरण होता है। अल्फा जैसे इसका व्युत्क्रम वाला जो समीकरण बनाएंगे, जो दूसरा समीकरण x² माइनस अल्फा बीटा इंटू x और अल्फा प्लस बीटा। अब मित्रों जरा देखते हैं हम लोग, तो x² प्लस अल्फा × बीटा माइनस 15/12, ठीक है, इंटू x प्लस अल्फा × बीटा यानी 31/12, ठीक है। अब ये तो इसका इस प्रकार का समीकरण बन जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार का समीकरण बन जाएगा, ठीक है। जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो ये c इधर हो जाएगा और a इधर आ जाएगा, यानी 31x², ठीक है,
प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15x और प्लस 12, ये इसका व्युत्क्रम का समीकरण बना और ऑप्शन कौन सा आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है, ए इसका ऑप्शन सही बैठ रहा है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सन्निकट में निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या होगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले बोर्ड मास से आपको करना है, बोर्ड मास यही सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सॉरी एम ए है, ठीक है, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपका सॉल्व करने के बाद जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा 62। क्या बनेगा, 62। जरा करके भी एक बार अगर हम आप देखते हैं, 15/100 इंटू 34 मल्टीप्लाइड बाई 17/8, ये है आपका, समझना ध्यान से। तो तो इसे आप सबसे पहले करेंगे, इधर आ जाइए, 6/2/3 सॉरी 2/3 प्लस 3/2 ब्रैकेट में 12 माइनस 21/11, ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा। तो ये करा आपने, ये 4 हो गया, प्लस 3 3 3 ये किया तो 1 1 1 1, ये आप करेंगे तो 1 2 2 2 2, तो 1 3 3 2, तो 1 3 3 2 माइनस 21/111, ठीक है, ये हुआ। प्लस यहाँ से सॉल्व करके आएगा तो कुल मिला के आपका आंसर 62 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जहां मैं खड़ा हूं वहां से मुझे बिंदु M तक पहुंचना है जो मुझसे 21 मीटर की दूरी पर है। पहले मिनट में मैं 3 मीटर चलता हूं, फिर 1 मीटर पीछे आता हूं। दूसरे मिनट में मैं 5 मीटर चलता हूं, फिर 2 मीटर पीछे आता हूं। तीसरे मिनट में मैं 3 मीटर चलता हूं और 1 मीटर पीछे आता हूं। चौथे मिनट में मैं 5 मीटर आगे चलता हूं, 2 मीटर पीछे आता हूं। इस तरह न्यूनतम कितने मिनट में मैं बिंदु M तक पहुँच जाऊँगा। आप ये समझिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये कोई बिंदु है M और यहाँ पर हैं आप, कोई व्यक्ति है X, अब ये जा रहा है यहाँ तक। अब ये क्या कह रहे हैं, 21 मीटर दूर है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 21 मीटर। ठीक है, तो आपसे क्या बोला, 3 मीटर आगे चलता हूँ, 1 मीटर पीछे आता हूँ। यानी टोटल अगर हम यहाँ पर देखें 1 मिनट की अगर हम बात करें, 1 मिनट, पहले मिनट में 3 मीटर चला और 1 मीटर पीछे, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी तय की, इसमें टोटल डिस्टेंस उसने की 2 मीटर की। कितनी की, 2 मीटर की। तो अब कितना बचा, अब मान लो यहां पर बचा और अब डिस्टेंस कितनी रह गई है, अब डिस्टेंस रह गई है 19। अब दूसरे मिनट में जरा आप देखिए, दूसरे मिनट में मैं 5 मीटर आगे चलता हूं, 2 मीटर पीछे चलता हूं। तो यहां सेकेंड मिनट में अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 मीटर आगे चला, 2 मीटर पीछे, यानी 3। अब 17 माइनस 19 माइनस 33 क्या हो गया, ये हो गया आपका 16। यानी अब M हमसे कितनी दूर है, 16 किलोमीटर मीटर सॉरी। अब अगले 3 मिनट में, तीसरे मिनट में 3 मीटर चलता हूं, यानी 3 मीटर चला और 1 मीटर पीछे, यानी तीसरे मिनट में क्या करा, 3 मीटर चला और 1 मीटर पीछे, यानी प्रभावी जो डिस्टेंस हुई 2 मीटर। यानी अब कितना रह गया, वो 14। अब एक प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो ऑड है मिनट, जो ऑड है और जो इवन है, ऑड वाले में वो चल रहा है कितनी डिस्टेंस, ऑड वाले में चल रहा है वो डिस्टेंस 2 मीटर की। हेलो, हाँ जीजा, ठीक है जीजा, ठीक है, ठीक, हाँ आओ। बे छोटा ही साहब, अब थोड़ी देर में आपको फ़ोन करें जब ये लोग चले जाएं। ठीक है, बिना ही से पता है, वो नहीं की दुकान पे आए। हाँ वाह,
ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, 15 में अगर हम इसे देखेंगे तो 15 में जो आएगा a@b, a+b, a #a-b, a$b, a+a×b और a%b, a/b। कथन a, x = 4% एंड y = दिस। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सही विकल्प जो आएगा मित्रों, वो विकल्प आएगा x y से बड़ा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अच्छा अगर हम इसे सॉल्व करके आपको दिखा दें तो 40/2 @ का मतलब होता है +9 × 6 और #-3, ये आया 71। सॉल्व करने के बाद ये क्या आया 5 + 16/12 हैशटैग का मतलब -9 × 9, ये आएगा सॉल्व करके -71। तो कौन बड़ा हुआ, x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर यानी 16 पर। क्या कह रहा है 16, अब थोड़ी स्पीड बढ़ेगी मित्रों। ठीक है, क्या कह रहा है, ये आपके पैराग्राफ आते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग, इसको जरा ध्यान से समझिए और इसको बड़ा ध्यान से पढ़िए मित्रों, क्योंकि इन क्वेश्चनों को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है और उसी के हिसाब से आप अपने आंसर देंगे। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़िए। उपभोक्ता केंद्रित वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली कंपनियों ने अब जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा व्यावसायिक जोखिम बताना शुरू कर दिया है। पिछले ग्रीष्म ऋतु के दौरान बेमौसम बारिश के कारण आइसक्रीम और ठंडे पेय पदार्थों की मांग के साथ साथ एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर बिक्री काफ़ी कमी आई है। मानसून की अनिश्चितताओं से निपटना किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है, किंतु जलवायु परिवर्तन केवल मानसून की विफलता के बारे में नहीं है, बल्कि बारिश के कम दिनों और शुष्क मौसम के लंबे समय तक बने रहने, आकस्मिक तीव्र वर्षा और तापमान में अत्यधिक विचलन से भी संबंधित है। अब चूंकि ये बदलाव कृषि क्षेत्र के लिए सामान्य बातें हो गई हैं, गैर कृषि व्यवसायों पर भी इसका असर महसूस होने लगा है। बीते समय में खराब मौसम के कारण मूल रूप से ग्रामीण आय प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रैक्टर, दुपहिया वाहनों और तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वाली बिक्री से प्रभावित हुई हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत गर्मी, कम अवधि वाले शीत ऋतु और बेमौसम बारिश के कारण कंपनियों की मांगों को पैटर्न के आधार पर उत्पादन की योजना बनाने और स्टॉक तैयार करने में समस्याएं आती हैं। उन्हें उनकी योजनाओं पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता आ पड़ती है, जैसे कि गर्मियों के दौरान कोला और ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री आशा न रखना। इसी प्रकार उत्पादन की योजना में इस प्रकार रखना कि पूरे वर्ष भर बेचने के लिए हमेशा कुछ न कुछ पर्याप्त रहे। यदि कोई सीजन अच्छा निकलता है तो बोनस के रूप में देखा जाना चाहिए। किसानों और व्यवसायियों के अतिरिक्त आर्थिक नीतियां विनिर्माताओं को भी अपने विकास और योजना मॉडल की जलवायु परिवर्तन को शामिल करने की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों पर चरम मौसम की घटनाओं के संबंध में सभी संभावित परिणामों और घटनाओं की संभावनाओं के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और समन दोनों की स्थिति में अत्यधिक सूचना, ज़्यादा जानकारियों के सूखा रोधी। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें क्या होगा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिक्षेप के मुख्य विचार को सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। पहला, किसानों को मानसून की अनिश्चितताओं के निपटने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में जागरूक कर रहा है। तो तरीके के बारे में नहीं बता रहा, ये प्रभाव बता रहा है। क्या बता रहा है ये पैराग्राफ, प्रभाव, यानी पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा सही। ध्यान से सुनिए कि ये जो पैराग्राफ है ये इफेक्ट का परिणाम कर रहा है। तरीकों के बारे में इसने कहीं चर्चा नहीं की है कि पानी कम वर्षा हो रही है तो हमें सिंचाई के साधनों को बढ़ाना चाहिए, मौसम में पेड़ परिवर्तन हो रहा है तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। दूसरे पे आ जाओ, चरम मौसम संबंधी घटनाओं के परिणामों के संबंध में जानकारी एकत्र करने में अधिक निवेश की आवश्यकता। यहां पर निवेश के बारे में भी बात नहीं, केवल प्रभाव के बारे में बात कर रहा है, ये ध्यान रखना।
जलवायु परिवर्तन का असर कृषि के बाहर क्षेत्रों पर पड़ने लगा है। ये ही इसका सही है, क्योंकि व्यावसायिक क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को डिफाइन किया जा रहा है, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आ जाइए 17 पर। 17 क्या कह रहा है उसे जरा ध्यान से पढ़िए। 17 कह रहा है कि उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। जलवायु परिवर्तन ने कंपनियों और उपभोक्ताओं की मांग के पैटर्न के अनुसार उत्पादन और योजना बनाने, स्टॉक बनाना आसान नहीं, बिल्कुल गलत। यहां पर परेशानी और उत्पन्न की है, पैटर्न को आसान नहीं बनाया है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और समन के संबंध में पर्याप्त ज्ञान सृजन हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए अगले परिच्छेद पर। क्या कह रहा है अगला परिच्छेद। वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में महिलाओं को पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों में 1/3 आरक्षण को प्रदत्त किया गया था। ओके, यानी ये 74 की बात कर रहा है और 73 की बात कर रहा है। आगे चलते हैं। काफ़ी संख्या में, हालांकि संसद और राज्य की विधानसभाओं में इनकी संख्या इस आंकड़े में काफ़ी कम रही, अर्थात वर्तमान संसद में महिलाओं की संख्या 15% भी नहीं है। भले ही महिलाएं मतदान में वृद्धि हुई है, इनके परिणाम स्वरूप पुरुष मतदान के साथ अंतर कम हो गया है। वर्ष 2019 के राष्ट्रीय महिलाओं ने पुरुषों के पीछे कर दिया है, जबकि कानून और नीति निर्माण में महिलाओं के प्रतिनिधित्व अव्यवस्थित और अन्यायपूर्ण बना दिया। यह स्पष्ट है कि यदि देश में वास्तव में अपना जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त करना चाहता है तो बंद स्थानों को खुला रखना होगा और लड़कों से संबंधित मानसिकताओं को खत्म करना होगा। सशक्तिकरण की प्रक्रियाएं निम्न स्तर पर से उच्च स्तर पर की ओर शुरू हो गई हैं। उन्हें उच्च स्तर से निम्न स्तर तक लाने के हेतु निम्न पहलुओं के माध्यम से सुदृढ़ करना होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण एक परिवर्तनीय शक्ति है। दोनों को समाज और राजनीति में बदलाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए, न कि विरुद्ध। इसके अतिरिक्त भारत में नागरिक समाज के राजनीतिक चुनावी व्यवस्था ने लोकतांत्रिक दृढ़ता की ताकतों की मेजबानी की है। उक्त व्यवस्था को जानते हुए कि भी अग्रिम मार्ग जोखिम भरा है। यह कहा गया है कि सरपंच पति और संसद विधानसभा संस्करणों के आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए महिला आरक्षण की क्षमता को नष्ट करने और घरेलू बनाने के प्रयास किए जाएंगे। हालांकि आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया की गति दी जा रही है, जिसे विधायिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों और नागरिक समाज बेडरूम, कक्षाओं, बोर्ड रूम और कक्षाओं के सरकार हम सभी लोगों को 7 व्यापक स्थानों प्रसारित और सक्रिय करेगा। तो ये चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, पुरुष प्रधान समाज की बात की गई है और हमेशा के लिए ये बात की गई है कि हमें बराबरी पर लाने के लिए क्या क्या करना होगा। इसके बारे में जरा देखते हैं। इसमें महिलाओं के में से निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद का द्वारा निहित है, परिच्छेद में निहित है। जरा देखिए भैया क्या निहित है, समझिए और हमें भी बताइए। पहला, महिलाएं वर्ष 90 के दशक की शुरुआत में पंचायत में शहरी निकायों में प्रदत्त 1/3 आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाई हैं। इसमें पहली लाइन में कहा गया था उठाया है, यानी पहला गलत। भारत में लोकतांत्रिक दृढ़ता की प्रक्रिया में नागरिक समाज की कोई भूमिका नहीं। साफ साफ यहाँ बोला गया है कि नागरिक समाज की भूमिका बहुत जरूरी है, ये देखिए, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत। तीसरे पे आइए, महिलाओं के लिए जनसांख्यिकी लाभ को प्रदत्त करने हेतु सशक्तिकरण और निम्न स्तरीय दृष्टिकोण को उच्च निम्न स्तर के मजबूत किया जाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर बात की गई है, पूरा पढ़ के आइएगा तो मिला था यहाँ जनसांख्यिकी लाभ का एक स्टेटमेंट। कहाँ गया जनसांख्यिकी लाभ? लिखा था जनसांख्यिकी लाभ का, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है? अच्छा, 19 में भी एक पैरा है पूरा। आज अधिकांश भारतीय शहरों में स्वच्छ वायु योजनाएं कठिनाई यह है कि व्यतीत दृष्टिकोणों को जारी करने, दंडात्मक उपायों को निर्भरता और पर्यावरणीय समस्याओं को सार्वजनिक स्वच्छ समस्याओं के उचित जोड़ने के लिए विफल रहना शामिल है। लगभग एक दशक तक दिल्ली ने प्रदूषण से सभी निपटने का प्रयास किया। जब प्रदूषण ने आपातकालीन स्थिति अख्तियार कर ली, अब भी देश की राजधानी ने उन अंतर्निहित मुद्दों और संबंधित करने के लिए कुछ नहीं किया है जो वर्ष 100 दिन के शुद्ध वायु के दुर्लभ बनाती है। शहर का यह उत्तर भारत के अधिकांश इलाके में भौगोलिक रूप से कई सारी बाधाएं मौजूद हैं, विशेष रूप से शीतकाल के दौरान जब प्रदूषकों के पास बाहर निकलने के मार्ग में नहीं होता है। PM 2.5 तक पहुंचने की रणनीतियों के लोगों के विभिन्न वर्गों, व्यवसायियों और मध्यम में कामकाजी वर्गों और विभिन्न प्रकार के पेशेवरों को शामिल करने के लिए आवश्यकताएं हैं। यह विशेष रूप से परिवहन योजनाओं को फिर से तैयार करने और सतत विकास की रणनीतियों को बनाने के संबंध में आवश्यक है। इसलिए सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि आजीविका जिससे प्रभावित ना हो। तो जरा इसमें देखें, निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद लेखक के संदेश
को सबसे अच्छी तरह व्याख्यायित कर रहा है। इसे देखें, उत्तर भारत में प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए विभिन्न वर्गों को लोगों को रणनीतियों को हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। प्रदूषण में सार्वजनिक संकट, स्वास्थ्य संकट, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही स्पष्ट बात कर रहा है, जो कि पैराग्राफ में पहली लाइन में ही दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20? लेखक के अनुसार स्वच्छ वायु योजनाओं में काम करने के लिए के पीछे का कारण क्या है? तो पहला, उत्तर भारत का भूगोल नहीं, पर्यावरणीय समस्याओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, सह संबंध का अभाव, यही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला पढ़िए और इसको बताइए। लंबे समय तक अल्पोषण में तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस के प्रमुख जोखिम कारक की निरंतर दी गई है और आहार और बीमारी के बीच संबंध यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोक स्वास्थ्य विवरण के को भी पता चलता है, जबकि 20वीं शताब्दी में रहने की स्थिति के सुधार करने वाले लोगों को अच्छा खाना शुरू कर दिया तो टीबी और के मामलों में भारी गिरावट आई। भारत में मॉडलिंग स्टडीज से ज्ञात हुआ है कि अल्पपोषण पर ध्यान देने से सुभेद्य मामलों पर 10% 70% से अधिक कमी आ सकती है। जब मेडिकल जर्नल लेसेंट प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि अच्छा आहार न केवल संक्रमित लोगों के साथ रहने वाले दुर्लभ लोगों की बीमारी की घटनाओं को कम करता है, बल्कि अपने टीबी रोगियों की मृत्यु दर भी कम हो जाती है। झारखंड में किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इस जीवाणु के रोग से भी पीड़ित लोगों को जल्दी वजन बढ़ाने के लिए मृत्यु की जोखिम 60% तक कम हो जाता है। इन निष्कर्षों से देश में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख व्यक्तिगत निहितार्थ हैं, जहां दुनिया में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में दूषित आहार के सेवन से 4.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इन परिणामों की दुनिया में सबसे अधिक टीबी प्रसार वाले देश के महत्वपूर्ण नीतिगत प्रभाव हैं, जहां सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में सेवन 4.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। टीबी और इसकी दवा प्रायः भूख की इच्छा को कम कर सकती थी। यह बुखार से कैलोरी खर्च होने का दर बढ़ जाती है तथा गंभीर मामलों में बीमारी वेस्टिंग या लंबाई के अनुसार कम वजन के कारण बनती है। खाने में पोषक तत्वों की कमी या खराब आहार की ठीक हो चुके मरीज को दोबारा यह बीमारी होने की गंभीर संभावना होती है। राष्ट्रीय स्तर पर 6 रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP पोषण के सुधार की आवश्यकता को पहचानता है और निक्षय पोषण के माध्यम से टीबी पीड़ित लोगों को 500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं, जो उनके अनुसार कम राशि NTP निर्देशकों द्वारा सुझाव दिए जाते हैं। 2800 कैलोरी की उपयोग करना है। बीमारी में गंभीर रूप से प्रायः रोगी लंबे समय तक अक्षम कर सकता है और परिणाम स्वरूप जीविका का नुकसान होता है व परिवार के वित्तीय दबाव बढ़ता है। ओके, विशेषज्ञों ने तर्क है कि टीबी के खत्म करने के लिए रोगियों को परिणामों को जीवन परिस्थितियों को सुधार की आवश्यकता है। निक्षय पोषण समस्या के मूल कारणों को पता चल करने के लिए दयनीय प्रयास है। यह योजना प्रणालीगत चुनौतियों से भी रही है। इंडियन जर्नल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस 2020 एक अध्ययन के स्पष्ट किया जाता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की योजना कार्य में मुख्य बाधाओं के रूप में प्रशिक्षण की कमी, जटिल रिपोर्टिंग फॉर्मेट की शिकायत की है। रोगी को कम जागरूकता करने के लिए कार्यक्रम पहुंच को भी प्रभावित किया है। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए जरा कौन सा कथन सही है। इसमें अगर हम बात करते हैं, पहला, टीबी रोगियों की जीवन शैली उनके रोग को उबरने की प्रमुख भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही है। अच्छे पोषण को टीबी रोगियों के साथ रहने वाले संक्रमण की संभावना कम हो जाती है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि ये सारी जो स्टेटमेंट हैं वो हमें इस पैरा से मिले थे, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट आ जाइए, परिच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय 6 रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTP के लिए कथनों पर विचार कीजिए। यह टीबी से निपटने के लिए जोर देता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह रोगियों के लिए दैनिक कैलोरी सेवन की सिफारिश करता है, ये भी सही है। कि यह टीबी के पीड़ित लोगों को मासिक खर्च देता है, नहीं, मासिक खर्च नहीं देता है, केवल भुगतान करता है 500 रुपये, यानी 1 और 2 ही हमारा इसमें सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है 23? इसे समझते हैं। कम से कम 10 वर्षों के मानसून के मौसम के दौरान वर्षा के पैटर्न में अलग अलग बदलाव देखा गया है। देश के अधिकांश भागों में तीव्र वर्षा के साथ साथ अपेक्षाकृत शुष्क दौर भी देखने को मिलता है, जो दो कारकों अच्छे मौसम संचरण विक्षोभ के परस्पर क्रिया के अत्यधिक वर्षा हुई है। 2013 में उत्तराखंड में आपदा के बाद भी एक भी वर्षा ऐसा नहीं बीता जब भारत में कम से कम एक अत्यधिक वर्षा की घटना ना हुई हो, जिसके परिणाम स्वरूप में बाढ़ आ जाती है। इस मामले के लोगों की जान भी चली गई। बाढ़ों से लगभग प्रतिवर्ष असम 2015 में चेन्नई, 2018 में केरल, 2019 में बिहार कई बार लोगों को सावधान किया। घटनाओं में कुछ सबक सीखे, जिससे
अधिकांश शहरों का विस्तार हो रहा है। उन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से वर्षा के जल स्रोतों, अर्धवायु दलदल झीलों को विकृत किया है। इसके साथ ही देश में अधिकांश हिस्सों में तूफानी वाकर नेटवर्क में बंद रहता है, जिनकी योजनाओं में कई दशक पहले बनाई गई थी। अयोग्य नगरपालिका प्रशासन समस्या को बढ़ा देता है। नालियों को लगभग हमेशा भरी रहती हैं। इसका अर्थ यह है कि अत्यधिक वर्षा शहर की सीमाओं के भीतर फंस जाती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में गंदे जल की निकासी के लिए 15 निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है। 2011 में राज्य सरकार ने जल निकासी मास्टर प्लान तैयार करने के लिए IIT दिल्ली के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किया। 2018 में रिपोर्ट में प्रस्तुत कर, लेकिन परियोजना में वर्ष 2021 के स्थगित कर दी गई और जल निकासी की सुधार उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार के बीच लगातार झगड़े होते हैं। भारत में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए, जिससे देश को हाल में वर्षों में चक्रवातों में होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता मिली है। बाढ़ एक से अधिक जटिल चुनौतियों को, जिससे बड़ी संख्या में होता है, संवेदनशील बनाती है। ओके, आगे देखें क्या है इसमें। पिछले दशक में भूस्खलन की चेतावनी की प्रणाली को विकसित करने के लिए कुछ प्रगति हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भूस्खलन की सटीक भविष्यवाणी के लिए कुछ वर्ष लगेंगे। परेशानी यह भी है कि इन क्षेत्रों में संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पहाड़ों के बड़े पैमाने पर खुदाई करते समय शायद ही सभी विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें 2021 में हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय के शामिल है। अनसुना कर दिया गया। अत्यधिक मौसमी घटनाएं निश्चित रूप से सामान्य हो सकती हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाएं काफ़ी हद तक मानव जनित कारकों के परिणाम हैं, उन्हें समाहित किया जाना चाहिए। जरा देखिए इसमें परिच्छेद में लेखक के अनुसार हाल के वर्षा के कारणों में क्या क्या बताया गया है, तो जरा देखते हैं। पहला पैटर्न बिल्कुल बताया गया है, अपर्याप्त नगरपालिका ये भी है, राजनीतिक संघर्ष ये भी है, बांधों का निर्माण की कोई चर्चा नहीं की गई, यानी पहला ऑप्शन सही है। दूसरे पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गद्यांश के अनुसार सही नहीं है। भूस्खलन चेतावनी प्रणाली वर्तमान में भूस्खलन सटीक भविष्यवाणी करने का समर्थन करता है। ठीक है, आगे दूसरा, बढ़ते शहरीकरण के भारतीय शहरों में प्राकृतिक जल स्रोतों को अवरुद्ध कर दिया, ये भी सही है। विशेषज्ञों की राय में ध्यान में रखने पर बड़े पैमाने में पहाड़ियों की खुदाई की जाती है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, सही है। जल निकासी के मास्टर प्लान विकसित करने के लिए IIT से परियोजना 2018 से कार्यान्वित की जा रही है, ये बात बिल्कुल गलत है। 2018 से नहीं, 2021 में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है 25, उसे समझते हैं। गद्यांश से पता चलता है कि चरम मौसमी घटनाओं के परिणाम स्वरूप काफ़ी आपदाएं हद मानव जनित कारकों से हैं, तो ये भी अगर हम बात करें मानव जनित कारकों से ही हैं, यानी ये तीनों सही हैं। पश्चिमी विक्षोभ की कोई चर्चा नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए परिच्छेद 6 पर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय प्रणालियों की चिंताओं में सभा में IHR वाहन क्षमता अवधारणा को संबोधित कर रहा है और सरकार ने GB पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सभी 13 हिमालय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के वाहन क्षमता में मूल्यांकन करने के लिए प्रस्तावित किया। वे प्रयास से विभिन्न अनुसंधान और पर्यावरण संस्थानों को शामिल करने का भी सुझाव देते हैं। सरकार की वहन क्षमता संबोधित करने के उद्देश्य से प्रत्येक संबंधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समितियां स्थापित करने के लिए न्यायालय से निर्देश चाहती है। मानवीय गतिविधियों को संतुलित करने के प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए वहन क्षमता की अवधारणा महत्वपूर्ण है। हालांकि लेखक IHR ने सतत विकास की संख्या स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नागरिक प्रतिनिधित्व सहित अधिक व्यापक दृष्टिकोण आह्वान किया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, निम्नलिखित में कौन सा तार्किक विवेकपूर्ण महत्वपूर्ण संदेश उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त है। विशेषज्ञ समिति को मुख्य नौकरशाही जांच के दल कस्बे की निर्माण। आगे सर्वोच्च न्यायालय के हिमालयी क्षेत्र में वहन क्षमता की चिंता, ये बात बिल्कुल सही है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित धारणाएं बनाई जा सकती हैं। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर जो धारणाएं हैं, स्थिरता और नागरिक प्रतिनिधित्व व्यापक, ये बिल्कुल सही है। केवल कस्बों और वहन क्षमताओं के में ध्यान केंद्रित नहीं, मूल्यांकन के लिए विभिन्न शोध संस्था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए उस परिच्छेद संख्या 7 पर। सुप्रिया चक्रवर्ती मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया जिसमें कहा गया कि विवाह करने के लिए कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए समलैंगिक जोड़ों को विवाह के अधिकार से वंचित किया गया है, ने विवाद उत्पन्न किया है। समलैंगिकता जोड़ों के उत्पीड़न से बचाने के लिए सर्वसम्मत निर्देश के अनुसार अधिकारियों और संवेदनशील बनाने के प्रयासों के बावजूद निर्णय की बुनियादी खामी बनी हुई है। संदर्भ के तौर पर 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय नाज फाउंडेशन में भारतीय दंड संहिता IPC धारा 377 को पढ़कर समलैंगिक जोड़ों
के बीच सहमति और यौन संबंध के अपराध को श्रेणी में हटा दिया है। हालांकि इस निर्णय से 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया था। 18 में नवजीत सिंह जौहर के नेतृत्व में धारा 377 को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने गैर वैसंगिक जोड़ों को विवाह के अधिकार को मान्यता देने पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था, जो कि मौलिक निर्णय था। यह तर्क दिया गया कि निर्णय मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के विशेष रूप से अनुच्छेद 16 की प्रति भारत की प्रतिबद्धता का खंडन करता है। को मौलिक मानव के लिए मान्यता देता है। संविधान में विवाह उन्मूलन में स्पष्ट अनुपस्थिति के बावजूद विगत न्यायशास्त्र संवेदनशील व्यापक रूप से हैं और व्याख्या की है, जिसके पेनुम्ब्रल अधिकारों के लिए सुप्रिय चक्रवर्ती के विवाह के मुद्दों को निर्देशीय न्यायालय में स्वीकृत अमेरिकी न्यायशास्त्र के अंतर्गत व्यायाम संबंध सिद्धांत को अपनाने के विपरीत है और निर्णय व्यायाम लैंगिक जोड़ों को भेदभाव को कायम कर रखता है। ये भी दूसरे दर्जे के नागरिक बनाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश के सार है। पहला, न्यायालय निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की चर्चा ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के निकट भविष्य में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त नहीं हुआ, बंद हो गया है। यह निर्णय अन्य देशों के समलैंगिक विवाहों के समान कानूनी स्थिरता अपनाने को प्रभावी करेगा। बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित धारणाएं बनाई जा सकती हैं। देखिए धारणाएं कौन कौन सी बनाई जा रही हैं। पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर देखें केवल एक धारणा बनाई जा रही है, समलैंगिक विवाह मान्यता देने में समानता की गरिमा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित विकल्पों में बताइए ब्लॉक्ड, ठीक है, ब्लॉक्ड, बी की जगह बाई, ये जो जी ये बी एक्स बाई। ब्लॉक्ड को ये लिखा गया है, ठीक है, ये देखिए ये दूसरा है तो ये भी दूसरा है, तो इस तरह बनाया गया है, ठीक है। तो अब ऐसे ही इसके स्थान हमें पता होना पड़ेगा, एक नीचे से और एक जेड से, इस तरह चलाया गया है। तो इस तरह जब हम चलेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लेनोंच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 देखते हैं अगर हम। 31 क्या है, 3252 3045 5678। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 9656। क्या, 9656। इसमें देखो 3 2 5 2 7 और 7 5 12, 3 5 4 9 9 3 12। तो ऐसे ही जब हम जोड़ेंगे तो इसके भी अंकों का योग क्या होगा, 12 आएगा। DE20HI, तो यहाँ पर जब हम करते हैं तो यहाँ पर ज़रा देखो DE20 और HI, जब इसमें हम देखेंगे D का नंबर है 4 और E का नंबर है 5, दोनों का मल्टीप्लाई 20। ऐसे ही H का नंबर है 8 और I का नंबर है 9, तो 9 8 72, सी ऑप्शन। अब आ जाइए इस पर SOAP WHB HOME। जब इसमें हम आएंगे तो आप ये देखिए कौन किससे चेंज हो रहा है, कौन किससे चेंज हो रहा है। SOAP, ठीक है, PWSZOHAV। तो ये अंतर कितने का है, 7 का अंतर है, ठीक है। तो ऐसे ही जब इसमें हम 7 का अंतर करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या है, ACQBSMNNGI। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके A में 2 जोड़ें तो B आया A + 2, क्या आ गया B, C + 2 E, ऐसे ही M + 2 O, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, NPJM, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या है, 8/25 6, ठीक है, 8:256। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें अगर हम बात करें जो संबंध है वो है 10 और ये, ठीक है, यानी 8। नेक्स्ट चलती है खुर घोड़ा, अयाल शेर, पंजे बिल्ली, पंख कबूतर, सींग बैल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या होगा ये, तो पंजे बिल्ली, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। निर्देश में निम्नलिखित वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। एनाटॉमी, जूलॉजी, पीडियाट्रिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पॉलियोंटोलॉजी या मैकेनिक्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तो यहाँ पर जो बात करेंगे तो वो क्या आएगी, पेडियोट्रिक्स मेडिसिन के हिसाब से 37 का बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित विकल्पों में 4 शब्द दिए हैं जिनमें से 3 तरह का समान है जबकि चौथा भिन्न है। पिट्यूटरी, अग्नाशय, थैलमस, अधिवृक्क। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि कौन सा अलग है, तो मित्रों यहाँ पर जो अलग है उसका नाम है थैलमस, क्योंकि बाकी सब हार्मोन करते हैं, ये हार्मोन नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा युग्म जिनमें एक छोड़कर सभी युग्म एक दूसरे से संबंध है युग्म में भिन्न प्रकार है। पानी, प्यास, प्रतिभा, शिक्षा, भोजन, भूख, वायु, सांस रुकना। तो वायु के बिना सांस रुक जाती है, ऐसा तो क्या है। प्रतिभा जो है वो शिक्षे से नहीं, अन्य सभी युग्मों पहले की कमी दूसरे का कारण बनती है। ठीक है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट विषम अंक खोजना है। जब हम विषम अंक खोजेंगे तो यहाँ पर आएगा 2:3, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा हमारा सी, क्योंकि संबंध आ रहा 2:3:6:4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं निश्चित रूप से समान हैं जबकि एक भिन्न है। भिन्न संख्या को पहचानिए। तो भिन्न संख्या को पहचानेंगे हम तो ऑप्शन आएगा 3 - 6 और 27। ठीक है, बाकी ये 3, 6 और 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, ये यहाँ पर है नहीं। यहाँ देखिए स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब, यही भिन्न है। यदि किसी समय के भाषा में SPM 12 है, ICL 9 है, तो जीग्रेसी किस भाषा में क्या होगा, तो ग्रेसी जो होगा मित्रों वो होगा 15। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर चलें। A बराबर Y बराबर 1, B बराबर S बराबर 2, N बराबर P बराबर 3, O बराबर E बराबर R 4, R बराबर G बराबर 5। तो निम्न में किसका योगफल एक विषम होगा, तो सबका योगफल निकालेंगे। और सबका योगफल निकालेंगे तो इसका योगफल निकाला 10, इसका योगफल निकाला 22, इसका योगफल निकाला 11 और इसका वो योगफल निकाला तो 20। तो अंतर किसमें है, इसमें है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यदि संकेत भाषा में काम को कोड ये है तो नाइट का कोड क्या होगा, तो मित्रों नाइट आप ये से देखिए, सी में से ई आया तो +2, एल आया +2, तो ऐसे ही करके एन में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एन में जब 2 जोड़ेंगे तो पी आएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। संकेतिक भाषा में ABCD का कोड BDFH है तो उसी संकेत भाषा में HGF का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर यदि हम इसमें कोड में देखेंगे तो A के बाद B आ रहा है A के बाद B आ रहा है, ABCD का कोड BDFH है। तो इनने क्या किया 1 2 3, 1 के बाद 2 ले आए, B के बाद जगह D ले आए, यानी 1 का 2 आया, ये B का D आया, ये भी इसमें मल्टीप्लाई 2 हुआ, C का F हुआ मल्टीप्लाई 2 हुआ, D का H हुआ मल्टीप्लाई 2 हुआ। तो ऐसे ही जब इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा तो विकल्प A हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किसी सांकेतिक भाषा में क्रोमेटिक का कोड ये है तो सांकेतिक भाषा में जनरेशन का कोड क्या होगा, तो जनरेशन के कोड में अगर हम बात करें तो जनरेशन का कोड ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यदि @ का अर्थ क्रॉस है, हैशटैग का अर्थ प्लस है, परसेंटेज का अर्थ डिवाइड है, तो क्या एंड का अर्थ माइनस हो तो इसके बारे में बताइए। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे मित्रों तो इसका सॉल्विंग क्या होगा, इसमें अगर हम सॉल्व करें तो 24 + 5 - 24 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये किया 4, ये किया 12, तो 24 + 5 - 12 तो 29 - 12। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। P का अर्थ Q, Q का अर्थ ये, इसका वो, तो बताइए इसमें क्या आएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 66 डिवाइड बाई 11 Q मल्टीप्लाइड बाई 5 R + 5 - 12,
तो ये कटा 6 इंटू 5 30 प्लस 5 माइनस 12 35, यानी 35 माइनस 12 में करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, तो आएगा 23। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जोड़ा चिन्ह ये घटाना ये भाग ये वो, तो आप बताइए क्या होगा। तो इसमें जिस प्रकार का चिन्ह दिया गया है वो रख दो। 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये कटा 2 बार 5 3 ज़ा 7 प्लस 15 माइनस 2, तो ये जोड़िया 22 माइनस 2 20। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एल का अर्थ डिवाइड एम का अर्थ क्रॉस एन का अर्थ प्लस पी का अर्थ माइनस हो, तो 60 एल एन ये करना है, तो बताइए। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 60 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड 5 और माइनस 6, ये है ना। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये काट दिया प्लस 20 माइनस 6, तो ये किया तो 240 माइनस प्लस 420, ये किया तो ये हुआ 260 माइनस 6, यानी 254 50 का है, सॉरी ये गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। 60 डिवाइड बाई 10 गलत, 5 बाई 10 माइनस 50, ये कटा 6 प्लस 5 50 माइनस 50, ये कटा 6 आया। ऑप्शन कौन सा होगा, सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित समीकरणों को पूर्णतः कौन सा सत्य है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पूर्णतः सत्य होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 52। निम्नलिखित में से विभिन्न स्थानों में चिन्ह बदल दिए हैं, बदल दो चिन्ह, तो क्या होगा सही क्रम में बताइए। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मित्रों से 42 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 3t इक्वल टू 12, तो इसे ज़रा देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 30 42 माइनस 30, तो कितना हुआ 42 माइनस 30, 42 माइनस 30 ये हुआ है आपका 30 माइनस 12, सॉरी 30 माइनस 12 42 माइनस 30, तो 42 और 30 इधर ले आए, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आपका बनेगा जाके ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है, ये वो ये सारे चिन्ह इधर उधर कर दो, ये पहले वाले ही जैसा क्वेश्चन है। तो जब पहले वाले जैसा क्वेश्चन है तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 13, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। 54 चलते हैं। ये है कौन सा अंक, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये एक श्रेणी है। जब हम श्रेणी देख रहे हैं तो क्या हो रहा है 4 9, यानी 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई प्लस 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई प्लस 4, यानी 3 दूनी 6 4 दूनी 8 प्लस 4 यानी 90 आना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 50। चलिए कौन सा x के विषय में सही होगा, चलिए करा लीजिए। ये और ये गया 4 और ये 240 प्लस 20 माइनस 6, ये गया 260 माइनस 6 254, क्या हो जाएगा 254। नीचे दिए कथनों में x के विषय में सही कथन, x का मान 16 वर्ग से अधिक 254 आ रहा है। अब आप समझो 16 के वर्ग से अधिक यानी 2 कम, x का मान यानी 16 का वर्ग 256 से 2 अधिक है, नहीं 2 कम और है, अधिक का ही है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरे पे आ जाओ,
x का मान के अंकों का योगफल एक विषम संख्या, ये भी गलत। x का मान एक सम संख्या, ये बात सही है। x के अंकों का योगफल एक विषम संख्या यानी 5, 4, 9, 2, 11, हाँ ये सही है, ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो मित्रों ऑप्शन आएगा सी हमारा सही, ठीक है, देख लेना आप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। जब 57 में हम जाएंगे तो 57 जो होगा हमारा वो क्या होगा, यदि वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 19वें के बाईं और 11वें अक्षर के 7वें अक्षर क्या होगा, तो वो 7वां अक्षर जेड होगा, उल्टा लिखेंगे तो, ठीक है। क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा, जेड होगा, जेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, 5वें अक्षर के 7वें अक्षर में बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, तो वो 7वें अक्षर के 9वें अक्षर के बाएं अक्षर होगा के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। वर्णमाला याद कर लो कौन से क्रम पे कौन सा अक्षर है मित्रों, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं के 9वें अक्षर के दाहिने के 5वें अक्षर के 10वें अक्षर में क्या होगा, तो जब ये हो तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर पी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं और 5वें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर के 6वें अक्षर में क्या होगा, तो वो होगा GHL। और ठीक है, जब इसे हम 60 को सॉल्व करेंगे तो 60 में क्या होगा, इसे समझो। तो मित्रों 60 में जो आएगा अक्षर 15वें अक्षर के, ये क्रम याद कर लो, नीचे से भी और ऊपर से भी ABCD का, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं के 5वें अक्षर और दाएं के 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, जब इसमें हम करेंगे 5वें अक्षर के दाएं अक्षर के अगले अक्षर में के आएगा, ठीक है। यदि प्रॉफिट के अक्षर वर्णमाला में लगाए जाएं तो कितने अक्षरों की स्थिति में अंतर नहीं होगा, तो प्रॉफिट के अक्षरों में और वर्णमाला में लगाए जाएँ तो 2 अक्षरों में नहीं होगा, और वो 2 अक्षर होंगे O, ठीक है, और T। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। निम्न श्रेणी पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताइए। तो जब हम इस श्रेणी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जरा इसे समझिए। 112, ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन मार्क है, जरा इधर देखो। इसमें जो अगर हम करते हैं तो अंतर आ रहा है 83 से 70 के बीच -13 का, इसमें करें -12 का, इसमें करें -11 का, इसमें करें -10 का, यानी क्रम बदल रहा है। तो यहाँ पर अंतर रहा होगा कितने का, यहाँ पर अंतर -13 -14 का रहा होगा, और यहाँ पर अंतर -15 का रहा होगा, यानी यहाँ जो शब्द आएगा वो 97 आएगा, सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ये दिया गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षरों को बताइए। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर आएगा P। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर छूटा हुआ पद बताइए, NYV, ठीक है। तो N में क्या किया, -3, तो क्या आया हमारा K आया यहाँ पर, ठीक है। 5 में क्या किया, 2 आया, जोड़ दिया ना 2, ठीक है। V में क्या किया, V में हमने T कर दिया, यानी यहाँ भी -2 कर दिया, ठीक है। यहाँ -3, वहाँ -2। अब इसी क्रम में जब यहाँ पर करेंगे हम तो यहाँ आएगा H और 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी अंतर क्या हो रहा है, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3 आया, वो जोड़ा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 जोड़ा होगा, ठीक है, 4 हुआ और यहाँ पे 5 जोड़ दिया। तो H10 Q H10R, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। विकल्प का चयन कीजिए श्रृंखला में BZXBT, ये करेंगे तो इनमें से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा PNLHJ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। अधोलिखित कूटों को सही विकल्प में श्रृंखला बताइए, JFMA। तो यहाँ पर जब हम इसे देखेंगे कि कौन सा कूट सही आ रहा है, तो मित्रों
जे से जनवरी, एफ से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। उस पद का चयन करो जो निम्नलिखित में से क्या है, जो निम्नलिखित में से श्रृंखला को चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ए सी, सी एफ, ई जी और जी ओ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा, तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इस पद का चयन करो निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर आए। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आएगा चिन्ह के स्थान पर नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए A26N। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 टॉफल अपनी पुस्तक फ्यूचर शॉक में तकनीक में उसके प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि आज तकनीकें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, उसके मुकाबले मनुष्य को सामंजस्य बिठाने की वह दिक्कत आ रही है। इसमें तमाम तरह के असंतोष और विडंबनाएं जन्म ले रही हैं। लोगों के भीतर भविष्य को लेकर एक डर भी जन्म ले रहा है। इस पीढ़ी को तेज़ी से बदल रही दुनिया में यह तय करने में भी दिक्कत हो रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करना चाहिए। इसलिए यह लंपट संस्कृति की तत्कालिक को चुन रही हैं और दूरगामी समय में लेने वाली संरचनात्मक प्रविधियों को कटने लगी हैं। हम भारत में ही देख सकते हैं, युवा दिखावे, नशे और समाज विरोधी जीवन शैली में लिप्त हैं। उनकी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में नहीं नजर आती। यह तकनीक एवं समाज असंतुलन की वजह से यह वस्तुतः तकनीक में मनुष्य को दास बना दिया है। जब मनुष्य ने अपनी सहायता के लिए तकनीक का प्रयोग किया तब तक उसकी रचनाशीलता और ज़्यादा फर्क नहीं आया था, और जब तकनीक ने उसे पूरी तरह निर्भर बना दिया तो स्थितियां रचनाशीलता के विरुद्ध हो गई। जाहिर है हमें इस ओर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि तकनीक हमारी रचनाशीलता का सहारा देने हैं, न कि उसका क्षरण करने। तो अब ये स्टेटमेंट दिया है परिच्छेद में आधारित पूर्व धारणाएं क्या होंगी। तो परिच्छेद में आधारित यदि हम पूर्व धारणाएं देखें तो तकनीक और समाज संतुलन आवश्यक है। बिल्कुल तकनीक में अत्यधिक निर्भरता संचिता ये भी क्षरण, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। ठीक है, कहते हैं 71 पर क्या कह रहा है। 71 निम्नलिखित परिच्छेद में बताना है संदेश सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करता है। अगर हम संदेश के बारे में बात करें, सकारात्मक रचनी दूरगामी प्रवादियाँ, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 परिच्छेद है धर्म संस्कृति में तब तक पूरा किया नहीं जा सकता जब तक न किसी रूप में संस्कृति के संवर्धन को करने में के उदार सर्वग्राही के रूप में धर्मों को पंथ के विशिष्ट पथों के स्वरूप ग्रहण कर संस्कृति निरंतर प्रदान करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न पथों में समानता व्यवहार अपना लेता है, फिर भी समुदाय नहीं अपनाता, व्यवहार में अवचेतन लेता है। इस प्रकार संस्कृति की परिधि को शामिल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर प्राचीन भारतीय संस्कृति में आर्य और गैर आर्य के बीच सामंजस्य, भारतीय संस्कृति के आर्य गैर आर्य के बीच सामंजस्य, आपस में आदान प्रदान हुआ है। मूर्ति पूजा आदि पंचमेल हिंदू धर्म के उत्थान में देखे जा सकते हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो उसका क्रमिक विकास होता गया। एक एवं महासागर की भांति हिंदू धर्म सर्वग्राही स्वरूप धारण करता गया, जिसमें अनेक प्रकार के हिंदुत्व धर्म शामिल होते चले गए। आगे भक्ति आंदोलन से और समृद्ध बनाया, अखिल भारतीय प्रसार हुआ। अंततः एक समय हुआ जब हिंदू धर्म में पंथ की सीमा त्याग कर संस्कृति के रूप में ग्रहण किया। हिंदू संस्कृति ने लोगों की सोच और दृष्टिकोण, जीवन पद्धति पूरी तरह प्रभावित किया। इस परिच्छेद में विचार हिंदू धर्म का विकास, हिंदू धर्म श्रेष्ठता, भक्ति आंदोलन का योग, धर्म उदार और सर्वग्राही स्वरूप। तो यहाँ का सबसे स्पष्ट और सटीक आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या कह रहा है 73? इस परिच्छेद में संदर्भ में देखते हुए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। हिंदू धर्म कर्मकांड विशेष महत्व तो नहीं, लोगों के दूसरे धर्मों घृणा नहीं, धर्म के आधार भेदभाव, धर्म संस्कृति निरंतरता का प्रदान करता है। ये ही ऑप्शन सबसे सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यह बात स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों में भारत के युवकों की संख्या बहुत कम है, पर इसके अनदेखा नहीं किया जा सकता। ध्यातव्य भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन धारक देश है। इतनी बड़ी संख्या में युवा की पहुंच इंटरनेट तक हो रही है, लेकिन इंटरनेट की एक चुनौती भी है, क्योंकि ऑनलाइन अतिवाद और साइबर क्राइम के अपने आप आतंकवाद के रूप में ध्यान देने की बात यह है कि इस्लामिक स्टेट को भारत में कोई ज़मीनी संगठन नहीं है, फिर भी यह सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से लोगों की भर्ती करता है। अभी तक जिन युवकों को इस्लामिक स्टेट के संपर्क के आधार पर पकड़ा गया वे उच्च मध्यम वर्ग के ही हैं, क्योंकि उनके इंटरनेट की उपलब्धता उन्हीं के पास है। उसके अलावा देश के घरेलू राजनीतिक पटल पर भी अधिक संगठन सक्रिय हैं, जिनके चलते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तेजी दिख रही है। उदाहरण के लिए मालदा में उग्र भीड़ ने एक खास समुदाय के लोगों को इकट्ठा हो जाना, सिर्फ
एकांतिक घटना नहीं है। गौरतलब है 47 के समय भारत में पनपी सांप्रदायिकता केवल उत्तर भारतीय परिघटना थी, पर लेकिन कुछ दिनों पहले इस्लामिक स्टेट की जड़ें जुड़े होने के आधार पर लोगों को पकड़ा गया। वे बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई में रहने वाले थे, अर्थात दक्षिण भारत से थे। अतः इस बदलाव में भी मायने हैं। उपयुक्त परिच्छेद के उपयुक्त में उदाहरण बनाई गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के प्रति युवा आकर्षित नहीं होते। भारतीय देश प्रेम और बंधुत्व की भावना भरी है। इंटरनेट आतंकवादी संगठनों के आधार पर प्रदान करता है। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर डी है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75? देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के विचार में केंद्रित है? स्मार्टफोन युवाओं को भटकाव है। उच्च मध्यम वर्ग के युवकों को इंटरनेट का उपयोग को रोकना चाहिए। स्मार्टफोन इंटरनेट के उपयोग, साइबर क्राइम अतिवादी वृद्धि हुई है। इंटरनेट का प्रयोग से लोग धार्मिक कट्टर हो रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है परिच्छेद के अनुसार। नेक्स्ट, परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? वर्तमान समय में इंटरनेट उपयोगिता घरेलू राजनीति प्रभावित करती है। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र की ओर सांप्रदायिकता का प्रचार होती है। ये भी सही। लोगों को बहुत सा धन इंटरनेट के प्रयोग में व्यर्थ चला जाता है। ये थोड़ा नहीं मिल रहा है क्योंकि स्टेटमेंट में इसकी चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला परिच्छेद है उत्तरवादी उत्तरदायित्व। संगठन कर्मचारियों को रोजगार देने की प्रवृत्ति, नीतियों कार्यों का उपयोग करने, जवाबदेही, व्यापक रूप से फैला भ्रष्टाचार, निजी मुनाफे के लिए सरकारी पदों के से बड़े व्यापार कमजोर तबके को ही प्रभावित करता है, क्योंकि यही वह वर्ग है जिसकी अधिकारियों की पहुंच नगण्य तथा सेवाओं के प्रयोग में तकरीबन अक्षम है, और वे उन लोगों को शुमार हैं जिनके पास निजी सेवाओं के उपयोग कर का विकल्प बेहद सीमित है। जवाबदेही तय करने के 3 मंत्र राजनीति, प्रशासनिक और सार्वजनिक राजनीति दलों में प्रतिनिधित्व के द्वारा जवाबदेही चुनावों को तय करती है। प्रशासनिक जवाबदेही सरकारी संगठनों में जवाबदेही संरचना को तय करती है और क्षेत्रीय हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तथा आंतरिक रूप से प्रदर्शन करती है। आगे चलें। तंत्र सरकारी नागरिकों को उत्तरदायी बनाता है। जवाबदेही राजनीतिक स्पष्ट मौजूद सार्वजनिक कार्यों के परिणामस्वरूप नागरिकों को जवाबदेही तरीके में प्रशासन में उत्तरदायित्व राष्ट्रीय करता है। सार्वजनिक संसाधनों, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 70। इस परिच्छेद में प्रथम अंश में किस प्रकार का उल्लेख नहीं है? अगर हम प्रथम अंक का उल्लेख देखें तो यह उत्तरदायी जवाबदेही, बिल्कुल उत्तरदायी के लोग देशभक्त, ये बात गलत है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद की थीम को सर्वोत्तम दर्शाता है? उपयुक्त परिच्छेद की सार्वजनिक कार्यों के परिणाम नागरिकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होना, यही दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79? बहुत सी सेवाएं सेवाकालीन सुस्पष्ट नीति नहीं है। कतिपय सेवाओं को पदोन्नति की स्थिति में उत्साहजनक और इस प्रकार के वातावरण कार्मिक वर्ग के निराशा से घिरा रहता है। सामान्यतः भारत में शिकायत भी की जाती है कि केंद्र सरकार कार्मिक राज्य सरकारों कार्मिकों की तुलना में अधिक सेवा सुविधाएं देते हैं। मानव संसाधन विकास के लिए केवल शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ही नहीं बल्कि मानसिक पक्ष को भी गंभीरता से विश्लेषित किया जाना चाहिए। दरअसल भारतीय प्रशासन में कार्यरत लोक सेवकों को सरकारी तंत्र या राष्ट्रीय के साथ अपनत्व का परिपूर्ण रिश्ता स्थापित नहीं हो पाया है। अतः न तो लोक सेवक की प्रतिबद्धता नजर आती है, न ही राष्ट्र प्रेम की जज्बा दिखाई देता है। लोक सेवाओं में वृत्ति का भी कोई भी पर्याप्त अवसर दिखाई नहीं देती हैं। अतः कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन में मानव संसाधन विकास की दिशा में उतने समर्थ प्रयास नहीं हुए हैं जितने कि उपक्रमों में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब उपयुक्त परिच्छेद में बताइए क्या है? मानव संसाधन विकास निजी उपक्रमों में ही हो सकते हैं। मानसिक पक्ष को पर्याप्त गंभीरता और विश्लेषित किए बिना मानव संसाधन विकास अधूरा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे सही बात दोनों के बारे में है। ए इसके बारे ये नहीं है, ये है ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है? इस परिच्छेद के द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत विचार क्या है? इस परिच्छेद द्वारा सर्वाधिक तर्कसंगत ऑप्शन देखते हैं। सरकार क्रमिक निजी कर्मकों की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक सुविधाएं भोगते हैं, निजी कर्मों का अवसादग्रस्त होते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। तो मित्रों, इस तरह आज हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या सीसेट का पहला पेपर सॉल्व किया है। और आप बेफिक्र रहिए, इसमें मैथ पहले जो इनका पैटर्न नहीं है, जिनका मैथ स्ट्रीम नहीं रहा है, वो भी आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी कठिन पेपर नहीं था और यूपीएससी में भी आपको मैथ स्ट्रीम ना होने का किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि पेपर बहुत ही क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि आप आसानी से उसे सिर्फ अपना आईक्यू लेवल प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी सूचना कि हम लोग शीघ्र ही अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न टॉपिकों के टॉप क्वेश्चंस और टॉपिक्स को सॉल्व करने उनका डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद।